गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर विषय विज्ञान के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है खनिज एवं अयस्क। खनिज जो भी धातुएं कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि पृथ्वी के खनन से प्राप्त होती हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी तल पर तथा समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। अयस्क लगभग सभी चट्टानें कुछ न कुछ मात्रा में चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु को निष्कर्षित करना कठिन एवं बहुत महंगा होता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। कुछ धातुओं के प्रमुख अयस्क जैसे मैग्नीशियम धातु का जो प्रमुख अयस्क है मैग्नेसाइट, रासायनिक सूत्र है MgCO3। कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन होता है, इस रूप में अयस्क मिलता है। जिंक का कैलेमाइन ZnCO3, लेड का गैलेना PbS, कॉपर का कॉपर ग्लास Cu2S, आयरन का हेमेटाइट Fe2O3, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड Al2O3.2H2O, सिल्वर का अर्जेंटाइट Ag2S, कैल्शियम का जिप्सम CaSO4.2H2O। ये सल्फेट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। इसके बाद इनके प्राप्ति के स्थानों के बारे में अगर जानें तो भारत में विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके के अयस्क जो हैं पाए जाते हैं। जैसे लोहा, इसका प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। ये बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाया जाता है। तांबे का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट, ये आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पाया जाता है। सोने का प्रमुख अयस्क, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं ना, सोना जो होता है। कोलार खान कर्नाटक जिले की, आंध्र प्रदेश। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर आदि। कैल्शियम का चूना पत्थर लगभग सभी राज्यों में। राजस्थान इसका प्रमुख, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख राज्य। अधात्विक खनिज अब्रक बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान में पाया जाता है। बहुमूल्य पत्थर राजस्थान में। पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर। और कोयला पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु आदि राज्यों में। बात करते हैं धातु कर्म की। अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और धातु का शोधन। अयस्कों का सांद्रण क्या होता है? यह अयस्क का प्रारंभिक उपचार होता है जिसमें अशुद्धियाँ, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग कर लिया जाता है। अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की यह विधि सांद्रण कहलाती है। अयस्कों का सांद्रण अशुद्धि के स्वभाव के अनुरूप 3 विधियों से किया जाता है। पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक तिरछा तख्ता लगा रहता है जिसके ऊपर बेल्ट लगी रहती है। ये रोटेट होके नीचे आती रहेगी, या फिर इस पर से भारी वस्तु जब हम ऊपर से गिराएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी वो नीचे आ सकती है, ढकती हुई भी। ठीक है। और उसमें जल जो है प्रवाहित करते हैं, साथ में पिसाए हुआ अयस्क जो है आप ये कूप लगा हुआ ऊपर से इसमें से डालेंगे। ठीक है। बीच में इसमें अवरोधक तिरछे तख्ते और लगे रहते हैं बीच में इसके, इस तरीके से, जैसे ये रेड लाइन से दिखा दी। तो इसमें क्या होता है, जो भारी होते हैं वो तो इसमें रुक जाते हैं और बाकी ऊपर से बहते हुए हल्की हल्की गंदगी जो होती है वो इधर इकट्ठी हो जाती है। गैंग अशुद्धि को बोला जाता है। ठीक है। अशुद्धि को ही गैंग कहा जाता है। तो ये इसमें अलग इकट्ठी हो जाएगी, इस तरीके से ये होता है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यदि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां धातु से हल्की हों तो सांद्रण की इस विधि का उपयोग करते हैं। इसमें अवरोधक लगे हुए लकड़ी के एक तख्ते को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इस पर पिसा हुआ अयस्क गिराते हैं। इस अयस्क में अशुद्धियां मिली होती हैं।
इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए चित्र अनुसार जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जल के प्रवाह के कारण भारी अयस्क तो अवरोधकों के बीच में रुक जाते हैं, जबकि हल्की अशुद्धियां जल के साथ बहकर अलग हो जाती हैं। यदि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि धातु से हल्की है, तब सांद्रण के लिए गुरुत्वीय सांद्रण पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड जो विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि का प्रयोग जब करेंगे जब अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियाँ होंगी, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियाँ उपस्थित हों तो सांद्रण के लिए चुंबकीय सांद्रण विधि या पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें पिसे हुए अयस्क को चित्र के अनुसार चुंबकीय पृथक्करण की सहायता से सांद्रित किया जाता है। चुंबकीय पृथक्कारी में एक चमड़े का पट्टा होता है जो 2 रोलरों पर घूमता रहता है, जिनमें से एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर होता है ना, इस वजह से उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उसमें चुंबकीय जो अशुद्धियाँ होती हैं वो चिपक जाती हैं, और वो दूसरे, जैसे आप देख रहे हो कि रोलर जब घूम जाएगा तो यहाँ पर उसका, यहाँ जब आएगा धातु है ना चुंबकीय अशुद्धि, तो यहाँ आने के बाद उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो थोड़ा दूर गिरेंगी, और जबकि शुद्ध जो होंगी वो सब यहाँ गिरेंगी, अशुद्धियाँ इस वाले में गिरेंगी। ठीक है, इस तरीके से चुंबकीय अशुद्धियाँ दूर कर ली जाती हैं। फैन प्लवन विधि। बारीक पिसे हुए अयस्कों को बड़े होज में जल के साथ मिश्रित करके करदम बना लेते हैं। तत्पश्चात इसमें चीड़ का तेल डालते हैं। सामान्यतः चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क तथा गैंग को जल द्वारा गीला किया जाता है। इस करदम में जब तीव्र गति से वायु प्रवाहित की जाती है तो उसके फलस्वरूप तेल से चिपक कर अयस्क के हल्के कण फैन के साथ ऊपर आ जाते हैं। ऊपर उठकर टैंक की ऊपर सतह पर आकर मलफैन यानी गंदगी के रूप में तैरने लगते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, अलग निकाल देते हैं फैने को। इस विधि को फैन प्लवन विधि कहते हैं। चूँकि अशुद्धियों के कण भारी होते हैं, अतः टैंक के तल पर एकत्रित हो जाते हैं। गैंग हल्का है, वो भारी है, अशुद्धि तो वो नीचे एकत्रित हो रही है, शुद्ध धातु हल्की है, तब इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हो गए आपके सांद्रण की विधियाँ। ठीक है, अयस्कों का सांद्रण जो था उसमें 3 विधियाँ थीं, वो तीनों विधियाँ ये हो गई आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फैन प्लवन विधि। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, निस्तापन। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे लेड कार्बोनेट युक्त अयस्क को गर्म करने पर लेड कार्बोनेट लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जलयुक्त ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का भी निस्तापन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है निस्तापन के बाद भट्टियाँ। पहली भट्टी है मफल भट्टी। मफल भट्टी में गर्म किया जाने वाला पदार्थ ईंधन या गर्म गैसों या ईंटों के सीधे संपर्क में नहीं आता। यह उच्च ताप से ईंटों के बने हुए एक कक्ष में रहता है, जिसे मफल कहते हैं। मफल ईंधन की ज्वाला तथा गर्म गैसों द्वारा गर्म होता है। ये जो बीच में आकृति बनी हुई है उठी हुई, इसको मफल बोला गया है ना। यहाँ पर पदार्थ कोई भी डायरेक्ट गर्म नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है कि ये गर्म जो हवाएं उठ रही हैं इनकी वजह से गर्म हो रहा है ना, डायरेक्ट हीट नहीं लगाते उससे इसमें। सेकंड भट्टी है परावर्तनी भट्टी। यह भट्टी अग्नि से ईंटों की बनी होती है। इसमें गर्म किया जाने वाला पदार्थ अयस्क सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आता है। भट्टी में ईंधन अलग अंगीठी में जलाया जाता है। परावर्तनी भट्टी निस्तापन तथा वर्जन के लिए उपयोगी है। इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं। इसमें भी देखो ऐसे आग जो है वो यहाँ लगाई जा रही है ना, आग इधर साइड लगाई जा रही है, और जो घान है वो हमारा यहाँ रखा हुआ है चार्ज, जो हमें अयस्क है। अभी यहाँ से क्या है, डायरेक्ट ना आके जैसे ये इसकी ज्वाला जो होगी, गरम गरम हवा, वो इसकी भाप लगेगी गरम गरम।
नेक्स्ट है वात्या भट्टी। यह भट्टी एक ऊंची मीनार की भांति होती है। वात्या भट्टी की ऊंचाई 25 से 60 मीटर तथा व्यास 6 से 8 मीटर होता है। इस भट्टी के 3 मुख्य भाग होते हैं: हॉपर, भट्टी की बॉडी तथा बॉस एवं चूल्हा। इसमें अयस्क और कोक मिलाकर गर्म करते हैं। वात्या भट्टी का उपयोग लोहा तथा तांबा आदि धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ये वात्या भट्टी है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर सेट होते हैं और अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होने से उसका अपना एक स्पेशल कार्य है। जैसे ऊपर की तरफ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ से अपशिष्ट गैसें जो है बाहर निकलती जाएंगी, CO, CO2, N2। इससे नीचे अपचयन क्षेत्र है, फिर अग्निश है ईंटों की, ये तो बाहर की बॉडी की बात हो रही है। ये केंद्रीय क्षेत्र है जहाँ का टेम्परेचर लगभग 1250 केल्विन रहता है। उसके बाद संगलित क्षेत्र है, फिर दहन क्षेत्र है, यहाँ पर आग लगती है। ये टीयर गर्म हवा के लिए होते हैं। और नीचे ये धातुमल मतलब गंदगी और पिघली हुई धातु आपको इधर साइड से अलग प्राप्त हो जाएगी। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है कोन जो लगा हुआ है इस वाले पार्ट में, यहाँ से आप जो है जो भी आपका अयस्क है वो आप यहाँ से डालेंगे। ठीक है। बेसिमर प्रवर्तक, यह लोहे का बना एक पात्र होता है जिसके बगल में एक द्वार होता है जिससे वायु का तेज झोंका अंदर भेजा जाता है। प्रवर्तक में पिघला हुआ अयस्क रखकर वायु प्रवाहित की जाती है। इससे अपद्रव्यों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। बेसिमर प्रवर्तक का उपयोग तांबा तथा लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है। जैसे आमतौर पे देखा होगा आपने, लेंटर वगैरह डालने आते हैं RCC वगैरह, तो उसमें इसी तरीके की मशीन का प्रयोग होता है। ये भी उसी तरीके से अलग। विद्युत भट्टी की अगर बात करें हम, तो विद्युत भट्टियों का उपयोग तब किया जाता है जब ऊंचे ताप की आवश्यकता होती है। विद्युत भट्टियाँ कई प्रकार की होती है, जैसे प्रेरण भट्टी, प्रतिरोधक भट्टी तथा आर्क भट्टी। ये आपको जो चित्र दिया गया ये एक आर्क भट्टी का चित्र है। इसमें आर्क भट्टी का उपयोग अधिक होता है। इस भट्टी में 2 कार्बन इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। आर्क भट्टी में 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। जब हाई टेम्परेचर की आवश्यकता हो तभी हमें विद्युत भट्टी का प्रयोग करना है। नेक्स्ट बात करते हैं भर्जन की। निस्तापन में ये भट्टियाँ वगैरह हो गई। अब बात करते हैं भर्जन की। अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फाइड युक्त अयस्क वायु में गर्म करने पर वह कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही सल्फर, फास्फोरस आदि की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड बनकर निकल जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या है? भर्जन। ये वायु की उपस्थिति में होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है प्रगलन। भर्जन या निस्तापन के पश्चात प्रगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्टी में की जाती है। जैसे भर्जित हेमेटाइट अयस्क कार्बन को और चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा यानी पिग आयरन प्राप्त होता है। प्रगलन की प्रक्रिया में अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाकर दूर किया जाता है। ठीक है। प्रगलन की प्रोसेस किस लिए प्रयोग करते हैं? जो अशुद्धियाँ गल नहीं सकती हैं उन्हें हम गलने लायक बनाकर उन्हें अलग करेंगे। इसके लिए भर्जन का प्रयोग इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रगलन का। नेक्स्ट, धातु का शोधन। प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं। अशुद्धि युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। विद्युत अपघटनी विधि में एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड के रूप में तथा शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है और उन्हें विलयन में चित्र के अनुसार डुबोया जाता है। दोनों छड़ों को तार द्वारा बैटरी से जोड़ देते हैं। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिसके फलस्वरूप एनोड से धातु के आयन विलयन में जाते हैं, फिर विलयन से निकलकर कैथोड पर शुद्ध धातु के रूप में जमने लगते हैं। अशुद्धियाँ टैंक के पैंदे में एनोड मड के रूप में एकत्रित हो जाती हैं या बैठ जाती हैं। ठीक है। इस तरीके से आप विद्युत अपघट्य विधि का प्रयोग करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बी सेफ, स्टे एट होम।